तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 2 एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ कोई गुड्स क्या सप्लाई करते हैं गुड्स अपने मेंबर्स को, तो उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स को मानते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 2 एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो इस शेड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है जिसे हम सप्लाई मानना चाहिए या फिर गुड्स मानना चाहिए। क्लासिफिकेशन होगा, सप्लाई तो है बट कन्फ्यूजन है कि उसे गुड्स माने या सप्लाई माने। तो यहाँ वो क्लैरिटी देता है कि क्या क्या सप्लाई में, वेदर उसको हम ट्रीट करें सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये शेड्यूल ये देख लो एक बार। ये पूरा शेड्यूल है। पैरा 1 ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। पैरा 1 में क्या है, गुड्स जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र जब हम टाइटल करते हैं टाइटल इन गुड्स, या फिर फ्यूचर डेट में हम लोग उस गुड्स के टाइटल को ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं। जैसे कि हायर परचेज़ हो गया, ठीक है, डाउन पेमेंट में हम लोग पैसा दिए और फ्यूचर में जाकर उसका फुल पेमेंट करके धीरे धीरे हमने उसका टाइटल ओन किया, पोजीशन हमारे पास है, तो उसे क्या मानेंगे। जब टाइटल ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स मानना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स। जब ट्रांसफ़र होता है क्या राइट इन गुड्स या फिर इंडिविजुअल शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, उसे मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो, जब हम यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये पैरा 1 ख़त्म हो गया। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स का था, हमने समझा। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जब होता है तो उसको हम गुड्स मानते हैं, जहाँ से राइट ट्रांसफ़र होता है कि आप गुड्स यूज़ कर सकते हो, तब जाकर वहाँ टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पैरा 2 लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं होता, ठीक है, तो गुड्स तो हमें पता है, ये जो मूवेबल होता है वो होता है, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अलग होता है। देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग में आप देखो, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट टू लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। बिकॉज देखो, हम लोग जब लीज में कुछ देते हैं, लैंड देते हैं या फिर बिल्डिंग देते हैं, तो हम लोग उसे टाइटल नहीं दे रहे हैं, उसको बस कुछ पीरियड के लिए यूज़ करने दे रहे हैं। तो उसको क्या मान सकते हैं, हमें पता है कि जब टाइटल ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है तो फिर उसको ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स तो ऐसे भी है नहीं, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग राइट दे रहे हैं कि हाँ आप इतने पीरियड तक यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद कोई भी एनी लीज लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस कॉमर्स, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग ट्रीट करते हैं नॉट एज अ सप्लाई ऑफ, उसको सप्लाई ही नहीं मानते हैं एज़ पर शेड्यूल 3। मतलब शेड्यूल 3 में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या क्या आइटम है जिसे हम लोग से सप्लाई नहीं मानते और उस पर GST नहीं लगता। तो उसमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी आता है, अदर देन कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल। मतलब कि जो हम समझ लो, कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है आपका बिल्डिंग, ठीक है, और उसके पहले ही आपसे पैसा ले रहा है, तो GST लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन करके एक बिल्डिंग दे रहा है। ठीक है, वो जो बनाने का उसका जो सर्विस है वो लग रहा है, तो इसलिए तब सप्लाई मानेंगे। बट अगर वो रेडीमेड लैंड एंड बिल्डिंग दे रहा है तब उसको सप्लाई नहीं मानते हैं।
ठीक है। तो इससे एक जनरल आइडिया हमें मिलता है कि अगर हमें अपना जीएसटी बचाना है तो हमें रेडीमेड लैंड एंड बिल्डिंग ले, बहुत सारे बिल्डर्स बोलते हैं नहीं आप पहले पेमेंट इतना कर दो, ठीक है, तो हम लोग आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और आपको देंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। बट अगर रेडीमेड होता है तो जीएसटी उस पर नहीं लगता है, ठीक है। ये अच्छा है ना जीएसटी बचाने का तरीका। फिर देखो पैरा 3 में ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, किस पे हो रहा है, किसी और पर्सन के गुड्स पे हो रहा है, किस पे, किसी और पर्सन के गुड्स पे हो रहा है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। कैसे, इसका मतलब क्या है, देखो कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस होना किसी और पर्सन के गुड्स में, जैसे कि मैंने अपना फर्नीचर, मेरे पुराने फर्नीचर्स थे वुडन फर्नीचर्स, तो मैंने उसे पॉलिशिंग के लिए दिया, ठीक है, जॉब वर्कर को दिया। तो जो जॉब वर्कर होगा, जो पॉलिश करता है, वो क्या करेगा, उसे पॉलिश करके नया चमका कर वापस दे देगा। तो जो वो प्रोसेस था, उसने जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट किया, उससे गुड्स को अच्छा बनाने में वो अपना सर्विस प्रोवाइड किया, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। अब नेक्स्ट आते हैं पैरा 4 ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। पैरा 4 में क्या है, ट्रांसफ़र है ऑफ बिजनेस एसेट, मतलब बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक परमानेंट ट्रांसफ़र और एक टेम्परेरी ट्रांसफ़र। परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, if goods as a part of assets are permanently transferred or disposed of with or without consideration, अगर goods परमानेंटली ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो भले वो कंसिडरेशन हो या फिर ना हो, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट को भले वो कंसिडरेशन हो ना हो, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन, देखो हम लोगों को पता है ट्रांसफ़र अगर होता है बिजनेस एसेट विद कंसिडरेशन, तो हम लोग उसको सप्लाई मानते हैं, उसको जीएसटी लगाते हैं। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन में कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना है। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट अगर बिना कंसिडरेशन का है, जहां हमने आईटीसी पहले लिया हुआ था, तो शेड्यूल 1 में आ जाता है और उसमें उसको सप्लाई मानेंगे, उसमें जीएसटी लगेगा। अगर आईटीसी नहीं लिया था तब तो उसको सप्लाई नहीं मानना, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, अगर टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है बिजनेस एसेट, इफ़ गुड्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज़ और आर यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस विथ और विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र मतलब उसका टाइटल वाइटल नहीं जा रहा है, दैट मीन्स उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मतलब हम लोगों को क्या है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर ले भी लेंगे, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक नोट करने की बात है दैट अगर इफ़ अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब अगर कोई पर्सन है जो अब टैक्सेबल नहीं रहा, तो क्या उसके गुड्स एंड उसके जो गुड्स होंगे जो उसके बिजनेस, देन गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट शैल डीम्ड टू बी सप्लाइड। तो क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन जिसका बिजनेस था लेकिन अब वो पर्सन टैक्सेबल नहीं रहा, ठीक है, मतलब पर्सन में सिर्फ इंसान नहीं आता, हम लोगों को पता है ना, एचयूएफ कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई सब कुछ आता है। इससे फिर एक इंसान हम लोग को नहीं समझना, हाँ एक इंसान था वो अब टैक्सेबल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। उसमें एचयूएफ आता है, कंपनी आता है, फर्म आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। पर्सन बिजनेस की तरह मान लो आप, ठीक है। तो अब क्या है, वो टैक्सेबल नहीं रहा, तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा, उसके गुड्स पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि अब तो उसको टैक्स नहीं देना है, तो क्या जीएसटी लगेगा? हाँ, उसको सप्लाई माना जाएगा, उसको उसके गुड्स को सप्लाई माना जाएगा, भले उसके पास ही है वो गुड्स, वो टैक्सेबल अब नहीं रहा,
फिर भी उसके सारे गुड्स जो उसके पास है, उस बिज़नेस के पास है, उसको सबको सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। दो केसेस में, सिर्फ दो केसेस में, इन दोनों केस अगर रहा, इन दोनों में से एक भी, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब वो क्या है? बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर बिजनेस ट्रांसफ़र हो जा रहा है, अगर बिजनेस ट्रांसफ़र हो जा रहा है एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब अभी बिजनेस चल रहा था, पहले भी चलेगा वो बिजनेस, तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस बिजनेस एसेट्स पे टैक्स नहीं लगेगा, जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? अगर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि अगर वो जो बिजनेस है वो कैरी आउट हो रहा है, अब वो इंसान तो टैक्स, वो पर्सन मतलब एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी एक्सेट्रा, वो तो अब टैक्सेबल रहा नहीं, पर लेकिन उसके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब कोई और पर्सन था, उसको रिप्रेजेंट करते हुए, वो टैक्सेबल है, तब भी उसके पास अगर गुड्स हैं, ठीक है, उसके पास जो भी बिजनेस एसेट्स हैं, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो संभाल रहा है ना, दूसरा उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है जो कि टैक्सेबल है, वो तो देख रहा है बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है? पैरा 5 में पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में क्या है? देखो, फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। तो ये जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ है, ये लाइन्स है, ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोग क्या मानते हैं, जिस पे जीएसटी लगेगा उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। क्या क्या माना गया है, ये आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं क्या फर्स्ट आइटम क्या है एज पर पैरा 5। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ लो मेरा एक बिल्डिंग है, मैं उसको रेंट पे दे रही हूँ, तो उस पर टैक्स लगेगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। ठीक है, दूसरा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है कॉम्प्लेक्स, एक बिल्डर है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग को, सिविल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, ताकि वो सेल कर पाए, किसको? बायर को सेल कर पाए। बट इन द फॉलोइंग केस इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। फॉलोइंग केसेस में इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट शैल नॉट बी ट्रीटेड, इसको सप्लाई नहीं मानेगा, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, कब नहीं मानेंगे? व्हेन एंटायर कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, जब जो भी वो बिल्डर को कंसिडरेशन मिला है, कब? आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब उस बिल्डर को जो भी मिला है, जो भी पैसा मिला है, बिल्डर्स क्या करते हैं, पहले से पैसा लेकर रखते हैं ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, पहले से उन लोगों का बुकिंग हो जाता है। तो अगर हम लोग चाहें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद अगर पेमेंट करें तो जीएसटी नहीं देना पड़ता है, तो हमारा पैसा सेव हो जाएगा, राइट। लेकिन ये आइडिया सबको नहीं होता, बट अब समझ लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ आईपीआर। तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है आईपीआर मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, तो यहाँ टेम्परेरी अगर ट्रांसफ़र होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गुड्स माना गया है। ठीक है, इसे क्या माना गया है? गुड्स माना गया है, इसे गुड्स माना गया है। तो अगर ये परमानेंट ट्रांसफ़र होगा, इफ़ परमानेंट ट्रांसफ़र, तो क्या मानेंगे इसको? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर ये टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे।
टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है IPR, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर देखो डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो बोल रहा है अगर कोई सॉफ्टवेयर, समझ लो कोई सॉफ्टवेयर वो डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, प्रोग्रामिंग करता है, कस्टमाइजेशन करता है, किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को, तो क्या उसको क्या मानेंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करे तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो यहाँ ये क्लैरिटी बोला है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act। तो इस पॉइंट में क्या है कि यहाँ कोई सप्लाई सर्विस के जैसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग दे रहे हैं सब कुछ दिन के लिए। यहाँ हमें क्या है, हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं। समझ लो मैं CA बन गई, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दिया। ठीक है, एक मेरे टेरेस पे मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने पार्टी दिया, वहाँ DJ का भी अरेंजमेंट था। तो जब DJ चल रहा था तो आसपास के लोगों ने वॉइस रेज किया, बोले नहीं DJ नहीं चलेगा, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या DJ चल रहा है, नहीं चलेगा DJ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने नहीं मानी। तो मैंने कहा ठीक है, काम करो, आपके घर में जो भी आपके घर में से जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं, हमारे पार्टी में जो भी है वो आप लोग एंजॉय कर लेना। तो वहाँ उनके घर के जो बच्चे थे बोले हाँ हाँ ठीक है, रेडी हो गया फटाक से। तो ये जो एक्ट है, उन्होंने जो एक्ट टॉलरेट किया वो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, गुड्स नहीं। लास्ट पॉइंट क्या है, F, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर कंसिडरेशन। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं कोई राइट कि हाँ ठीक है ये मेरा गुड्स लो, आप यूज़ कर सकते हैं, किसके बदले में, कैश के बदले में, या फिर कैश के नहीं तो फिर डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, आप अभी पेमेंट करो, बाद में पे कर देना। डेफर्ड पेमेंट मतलब अभी नहीं, बाद में पेमेंट, या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो मैंने अपना गुड्स दिया, गुड्स किसी को कुछ राइट दिया कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो मेरा गुड्स, किसके बदले, उससे कैश लूँगी या फिर बाद में वो पेमेंट करेंगे, डेफर्ड पेमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, या फिर किसी अलग फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन में, वो मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है, पैरा 6, कॉम्पोजिट सप्लाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ क्लियर है, जो भी कॉम्पोजिट सप्लाई होता है ना, जहाँ गुड्स और सर्विस समझ में आता गुड्स है या सर्विस है, तो उसे क्या मानेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई। हमें पता है कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो गुड्स का हो, गुड्स सर्विस का हो, सर्विस सर्विस का हो। तो इसे इसमें कभी कभी समझ नहीं आता कॉम्पोजिट सप्लाई में वो गुड्स माने या उसको सर्विस माने, तो टैक्स चार्ज कैसे करें उसमें प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ क्लैरिटी दिया हुआ है कि वेदर वी हैव टू ट्रीट इट एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये फॉलोइंग पॉइंट्स में हम लोग उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, क्या क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन है, कुछ भी जैसे बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, फैब्रिकेशन, रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग ले लो, उसका कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ गुड्स भी इन्वॉल्व है तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब गुड्स इन्वॉल्व है तो समझ में नहीं आता है उसे गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर फैब्रिकेशन हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जहाँ गुड्स पे इन्वॉल्व है, तो उसको क्या माने। तो यहाँ साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर फूड और ड्रिंक्स इज सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन। जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे मैं दादा बोदी गई, कुछ दिन पहले मैं दादा बोदी गई थी, मैंने वहाँ ऑर्डर किया चिकन बिरयानी और कुछ मॉकटेल्स ऑर्डर किया। ठीक है, तो मेरे को उन्होंने जो सप्लाई किया, वहाँ उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, वहाँ तो हम लोग को सर्विस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये लीजिए
हमें आकर सर्विस प्रोवाइड किया जाए, प्लस फूड और ड्रिंक्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता इसको क्या इसमें GST कैसे लगाएंगे, टैक्स कैसे लगाएंगे। तो टैक्स तो तब लगाएंगे जब पता चलेगा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और तब GST लगता है। ठीक है, हम लोग जो GST पे करते हैं, बिल आता है ना, बिल, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं और उस पर GST लगता है। 5% करके लगता है ना GST। मैं कुछ दिन पहले ही गई थी, मैंने देखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैरा 7, ये लास्ट है शेड्यूल 2 का। पैरा 7 में अनइनकॉर्पोरेटेड AOP या फिर BOI एंड देयर मेंबर। फिर लास्ट पैरा में क्या है, पैरा 7, unincorporated AOP, association of person or BOI and body of individuals and their members, supply of goods by AOP और BOI to their members for consideration। मतलब unincorporated AOP या फिर BOI या उसके members अगर सप्लाई करते हैं कोई गुड्स, क्या सप्लाई करते हैं, गुड्स अपने members को, तो उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स को मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.